हेलो डियर स्टूडेंट, तो स्वागत करते हैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एग्लो एडुकोर में। तो जैसा कि आज आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का जो हमारा चैप्टर चालू है सेल, उसका ये हमारा तीसरा लेक्चर है। तो अब तक के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि सेल क्या होती है, सेल को किसने डिस्कवर किया, सेल के कितने पार्ट होते हैं। आज उसी पार्ट्स में चलते हुए हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में आपको सेल का पहला पार्ट बताया था। ठीक है, सेल के कितने पार्ट हैं? टोटल 3 पार्ट हैं, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। हिंदी में बात करें तो पहला सेल का पार्ट था कोशिका झिल्ली, दूसरा सेल का पार्ट है केंद्रक और तीसरा पार्ट है साइटोप्लाज्म। तो सेकेंड लेक्चर में हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में टोटल इंफॉर्मेशन कवर की थी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस के बारे में। पढ़ना कहाँ से आज हमको? सेल का दूसरा पार्ट और वेरी इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियस यानी केंद्रक के बारे में पढ़ना है। तो आपको मैं फिर से याद दिला दूं कि ये हमारा एक सेल है जिसके अंदर सबसे आउटर ये जो हमको लाइनिंग दिखाई दे रही है ब्लैक कलर की, यही है हमारी सेल मेम्ब्रेन, जिसके बारे में पूरा का पूरा डिस्कशन, ब्रीफ डिस्कशन इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने किया है। यहाँ तक कि सेल मेम्ब्रेन ही नहीं, सेल वाल भी मैंने लास्ट में उसमें बता दिया है। तो सबसे आउटर कवरिंग सेल वाल जो कि केवल प्लांट्स में पाई जाती है उसके बारे में भी मैंने बताया, और ये सेल मेम्ब्रेन जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है, इसके बारे में मैंने डिस्कस कर दिया है। ये एनिमल और प्लांट दोनों में पाई जाती है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने सेकंड पार्ट को, न्यूक्लियस को। ठीक है, तो न्यूक्लियस के बारे में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये जो मैंने सेंटर में ब्लैक स्पॉट बनाया है ये हमारा न्यूक्लियस है। कितना पार्ट? ये पूरा का पूरा पार्ट हमारा न्यूक्लियस है। और तीसरा पार्ट जिसको हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे, साइटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य क्या होता है? ये जो न्यूक्लियस है हमारा और ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इसके बीच में जो पार्ट आपको खाली दिखाई दे रहा है अभी, हालांकि ये खाली नहीं है, आगे हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें भी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो यही है हमारा साइटोप्लाज्म, जिसके बारे में आगे देखेंगे। तो आज के लेक्चर में हमको देखना है कि आखिर न्यूक्लियस क्या है। तो न्यूक्लियस देखिए, ये जो सेल है पूरा, कह सकते हैं हमारे अंदर, जैसे हम लोग हमारी बॉडी के अंदर जो हमको कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन, उसी तरीके से पूरे सेल को कंट्रोल करने वाला ही है न्यूक्लियस। ठीक, और ये न्यूक्लियस के 5 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं न्यूक्लियस के? 5 पार्ट। तो पांचों पार्ट के सबसे पहले मैं नाम लिखता हूं यहां पे। जैसे ये सबसे पहला पार्ट आपको दिखाई देगा, ये डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन जो ब्लैक कलर की आपको दिखाई दे रही है ये, ठीक है, देखिए एक लेयर सिंगल और ये डबल, तो ये 2 लेयर्स की एक मेम्ब्रेन होती है इसके चारों तरफ। इसका नाम क्या है? इसका नाम कुछ नहीं है, ये क्योंकि पूरा का पूरा हमारा न्यूक्लियस है और इसके नाम से ही इसका नाम हुआ है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसका नाम क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या हिंदी में बोले इसको तो कोशिका झिल्ली नहीं, इसको हम कहते हैं केंद्रक झिल्ली। ठीक है, तो केंद्रक झिल्ली क्या है? जैसे आपने देखा था कि कोशिका के चारों ओर, किसी भी सेल के चारों ओर सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, उसी तरीके से न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक, कुछ नहीं है, ये सेल मेम्ब्रेन था, सेल के चारों ओर था, और ये न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अंतर एक है सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सिंगल लेयर्ड होती है, एक झिल्ली, एकहरी झिल्ली होती है। ठीक है, ये सिंगल लाइनिंग है। लेकिन ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है यानी हमारी केंद्रक की झिल्ली है, ये 2 मेम्ब्रेन्स की बनी होती है, 2 लेयर की होती है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा साफ साफ ये 2 अलग अलग लेयर्स। और एक चीज ध्यान दीजिए कि ये जगह जगह पे मेम्ब्रेन आपको टूटी हुई दिखाई दे रही है, जैसे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। तो ये क्या है आखिर? तो ये जो पोर्स होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियस का पोर है जगह जगह पे, तो इसको हम कहते हैं क्या? न्यूक्लियर पोर। तो मैं इस पोर का नाम ऊपर लिखता हूं, इस पोर का नाम क्या है? न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर, या हिंदी में लिखें तो केंद्रक छिद्र। इसका नाम क्या होगा? केंद्रक छिद्र। जगह जगह जो हमारे पास में ये छोटे छोटे होल्स दिखाई दे रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियर पोर या केंद्रक छिद्र। तो 2 पार्ट हो गए, मैंने बताया आपको 5 पार्ट का नाम मैं लिखने वाला हूं न्यूक्लियस का। तो 2 हो गए आउटर में। अभी देखो आप, ये ब्लैक कलर का आपको अभी एक और स्पॉट दिखाई दे रहा है, इसका नाम क्या है? ये देखो, न्यूक्लियस के अंदर भी एक स्फेरिकल पार्ट होता है ब्लैक कलर का, और बहुत ही डार्क होता है ये। अच्छा, ये डार्क आपको कैसे दिखाई देगा? आपके एनसीईआरटी के बुक में लिखी हुई है एक बात, कि जब हम सेल को कलर करते हैं, कलर किससे कर सकते हैं? हम सेल को ले जाके आयोडीन के सॉल्यूशन में डाल दें, या आयोडीन सॉल्यूशन को लाके ड्रॉपर से
हम इसके ऊपर सेल के ऊपर गिरा दें तो होता क्या है, आयोडीन सॉल्यूशन सेल को कलर्ड कर देता है। कलर्ड का मतलब होता है कि सेल के कुछ पार्ट्स होते हैं जो डार्क हो जाते हैं और सेल के कुछ पार्ट्स होते हैं जो थोड़ा लाइट दिखाई देते हैं, हल्के दिखाई देते हैं। उसी में एक पार्ट है हमारा न्यूक्लियस जो कि पूरा डार्क दिखाई देता है, और न्यूक्लियस के अंदर भी एक और बहुत ज्यादा डार्क पार्ट दिखाई देता है जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या है ये, न्यूक्लियोलस। इसका नाम क्या है, न्यूक्लियोलस। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियोलस, इसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रिका। तो केंद्रिका क्या है बच्चों, न्यूक्लियस के अंदर भी एक डार्क स्पॉट पाया जाता है जिसको हम केंद्रिका या न्यूक्लियोलस बोलते हैं। और ये हम लोग आयोडीन से ही सेल को कलर नहीं कर सकते, बहुत सारी चीजें हैं, आयोडीन के सॉल्यूशन से हम उसको कलर कर सकते हैं, साथ में हम उसके साथ मेथिल ऑरेंज जैसी जो हमारे पास में कुछ कलर्स होते हैं उनसे कलर कर सकते हैं। ठीक है, मेथिलीन ब्लू करके आता है हमारे पास में, उससे कलर कर सकते हैं, सैफ्रनीन आता है उससे कलर कर सकते हैं। तो उसको आप बुक में देखेंगे तो आपको मिलेगा कि कई अलग अलग तरह के विरंजक होते हैं जो कलर करने के काम में आते हैं, और सब अलग अलग कलर से कलर करते हैं। तो देखिए ये जो हमारा न्यूक्लियोलस है ये सेल का तीसरा पार्ट था, न्यूक्लियस का, सॉरी सेल का नहीं, न्यूक्लियस का तीसरा पार्ट है। अब चौथा पार्ट हमारा जो है ये आपको दिखाई दे रहा होगा, कुछ धागे जैसी जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, धागे जैसी ये संरचना दिखाई दे रही है, ये भी न्यूक्लियस के अंदर एक पार्ट पाया जाता है, और इस पार्ट का नाम होता है क्रोमैटिन नेटवर्क। इस पार्ट का नाम क्या है, क्रोमैटिन नेटवर्क। और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता है, क्योंकि ये इसको नेटवर्क इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक जाल जैसा दिखाई देता है, और ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। हिंदी में भी इसको क्रोमैटिन जाल या क्रोमैटिन नेटवर्क ही बोलते हैं। एक 4 पार्ट हो गया। ठीक है, मैं फिर से यहाँ पे नंबरिंग कर देता हूँ आपके लिए। पहला है हमारा न्यूक्लियस, न्यूक्लियर पोर, दूसरा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तीसरा है क्रोमैटिन, चौथा है न्यूक्लियोलस, और एक पार्ट और बच गया जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर एक लिक्विड भरा होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर भरा होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड है उसका नाम क्या होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म, या इसी को हम हिंदी में बोल देते हैं केंद्रक द्रव्य। तो केंद्रक द्रव्य आप अभी से थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि 2 पार्ट तो इसके ऐसे हैं जो कि हम लोग सेल पढ़ेंगे, साइटोप्लाज्म तो उसमें भी मिलेगा। जैसे साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल के अंदर जो जेली लाइक स्ट्रक्चर भरा है, देखो न्यूक्लियस के बाहर ये सब साइटोप्लाज्म है हमारा पूरा का पूरा, लेकिन जो न्यूक्लियस के अंदर जेली लाइक स्ट्रक्चर भरा होता है, जेली लाइक सब्सटेंस पदार्थ भरा होता है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य। तो ये हो गए न्यूक्लियस के 5 पार्ट। पांचों के बारे में अब थोड़ा सा जानते हैं कि अलग अलग इनका काम क्या है, फिर आगे डिस्कस करेंगे। जो मैंने ब्लू कलर से लिखा है यहाँ पे क्रोमैटिन नेटवर्क, 3rd पार्ट, यही वेरी इंपॉर्टेंट है। ये इसी के बारे में हमको ज्यादा थोड़ा सा ब्रॉड में बताना है, और तो चीजें छोटी हैं। तो पहले पार्ट के बारे में बताते हैं, न्यूक्लियर पोर का फंक्शन क्या होता है। तो न्यूक्लियर पोर होता है जहां जहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, ठीक है, रप्चर्ड हो जाती है, कहीं कहीं पे ब्रेक हुआ करती है, तो उसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। और इसका काम इतना ही है कि इसके बाहर होता है क्या, साइटोप्लाज्म। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जो सेल का तीसरा पार्ट है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को हिंदी में बोलते हैं कोशिका द्रव्य, मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिखाया है। तो ये जो साइटोप्लाज्म इसमें भरा हुआ है, और सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म जो भरा होता है, उसके बीच में जो आदान प्रदान होती है पदार्थों का, ठीक है, जो भी पदार्थ अगर साइटोप्लाज्म से कुछ पदार्थ न्यूक्लियोप्लाज्म में जाना चाहते हैं या न्यूक्लियस के अंदर जाना चाहते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि न्यूक्लियस के अंदर से कोई पदार्थ न्यूक्लियस के बाहर आना चाहता है, तो वो कहां से होके जाता है, न्यूक्लियर पोर से होके जाएगा। ठीक, क्योंकि अभी इसके पहले लेक्चर में मैंने बताया था, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन कभी भी सॉल्यूट पार्टिकल को एक तरफ से दूसरे तरफ तक नहीं जाने देती। तो इसके लिए केवल सॉल्वेंट ही मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाता है, इसको मैंने वहां भी बताया था। इसीलिए मेम्ब्रेन को सेमी परमीबल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है, अर्ध पारगम्य झिल्ली या सेलेक्टिवली परमीबल मेम्ब्रेन, यानी चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कुछ चुने हुए पदार्थों को ही इसके अंदर आने या जाने देगी। तो इसके लिए यहाँ पे सॉल्यूट पार्टिकल भी इसको क्रॉस कर सके, इसके लिए हम यहाँ पे न्यूक्लियर पोर पाया जाता है, जिससे होकर कोई भी पदार्थ इसके अंदर या बाहर जा सकता है। ठीक, तो ये आपको क्लियर हुआ होगा न्यूक्लियर पोर क्या है या केंद्रक छिद्र क्या होता है। दूसरा पार्ट आता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे मैंने सेल मेम्ब्रेन के बारे में इतनी बड़ी कथा आपको बताई है सेकंड लेक्चर में कि सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, सेम वही फंक्शन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का भी होता है। जैसे कोशिका झिल्ली कोशिका को बाहरी वातावरण में जो भी पदार्थ हैं इन्वायरमेंट में, उसको कोशिका के अंदर आने या जाने से रोकती है, या
उसका चयन करती है, सेलेक्ट करती है किस पदार्थ को सेल के अंदर आना है, किस पदार्थ को सेल के बाहर जाना है। इसी तरीके से किसी भी पदार्थ को अगर न्यूक्लियस के अंदर आना होगा या न्यूक्लियस से बाहर जाना होगा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है उसका चयन करती है, यानी डिसाइड करती है कि ये कौन सा पदार्थ है जो सेल के अंदर आएगा या बाहर जाएगा। तो इसके बारे में आपको अगर ज़्यादा डीप में पढ़ना है तो सेल मेम्ब्रेन आप फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। सेम फंक्शन उसका जो है वही फंक्शन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ही भी है, बस अंतर इतना है कि डबल मेम्ब्रेन होती है, 2 लेयर्स की बनी होती है, और ये सिंगल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, एक ही लेयर की बनी होती है। अब तीसरा पार्ट क्रोमैटिन नेटवर्क, मैं इसको स्किप करता हूं क्योंकि इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी हमको चाहिए, तो हम लोग यहां पे भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चौथा पार्ट है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या होता है कि ये एक ब्लैक स्पॉट होता है, न्यूक्लियस के अंदर भी एक ब्लैक स्पॉट होता है जो कि हमारे पास में न्यूक्लियोलस कहलाता है, या हिंदी में इसी को केंद्रिका कहते हैं। इसका फंक्शन होता है ये राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग राइबोसोम की फैक्ट्री, ठीक है। तो न्यूक्लियोलस को राइबोसोम फैक्ट्री भी बोला जाता है क्योंकि ये क्या करता है, राइबोसोम बनाता है। और आपको पता होगा कि राइबोसोम क्या करता है, राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन बनाता है बच्चों। तो प्रोटीन बनाता है राइबोसोम, और राइबोसोम को बनाता है न्यूक्लियोलस। और यही जब ये न्यूक्लियोलस यहां से राइबोसोम्स को बना देगा तो ये राइबोसोम्स कहां से होके बाहर जाएंगे साइटोप्लाज्म में, इसी न्यूक्लियर पोर से होके बाहर निकलते हैं, जिसके बारे में भी हमने बात की। तो ये है फंक्शन न्यूक्लियर पोर का और न्यूक्लियोलस का। अब लास्ट है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म एकदम साइटोप्लाज्म जैसा है। जब हम साइटोप्लाज्म के बारे में आगे भी डिस्कस करेंगे, तीसरा हमारा जो पार्ट है सेल का, तो आपको समझ में आएगा कि न्यूक्लियोप्लाज्म का फंक्शन क्या है। फिर भी बता देता हूं, ये जेली लाइक स्ट्रक्चर है, इसी में हमारे पास में ये न्यूक्लियोलस तैरते रहते हैं, इसी के अंदर क्रोमैटिन नेटवर्क तैरते रहते हैं, क्योंकि लिक्विड जैसा होता है मटेरियल, और पूरा इसी में हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर भरा होता है। तो इसका फंक्शन कुछ नहीं है, न्यूट्रिशन एक प्रकार से प्रोवाइड करता है। इसके अंदर सब कुछ होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, सारी जो भी जरूरत की चीजें होंगी जो कि न्यूक्लियस को चाहिए वो सारी की सारी न्यूक्लियोप्लाज्म में अवेलेबल हुआ करती हैं, ठीक। और कुछ अगर नहीं भी है तो वो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियर पोर के द्वारा न्यूक्लियोप्लाज्म में जा सकता है। तो इतनी बातें हो गई न्यूक्लियस के बारे में। अभी हम जो हमारा एक बच गया है तीसरा क्रोमैटिन नेटवर्क, जो मैंने यहाँ पे जाल जैसा बनाया है, इसके बारे में मैं आपको इधर बताता हूँ। तो देखिए, न्यूक्लियस को मैंने ब्रेन बोल दिया, पूरे के पूरे सेल को कंट्रोल कर रहा है। और यहां तक कि न्यूक्लियस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके पास क्रोमैटिन नेटवर्क पाया जाता है। अब ये आखिर सर नेटवर्क है क्या, तो इसको थोड़ा सा मैं बाहर निकालता हूं बेटा। तो ये जो क्रोमैटिन नेटवर्क है जो कि न्यूक्लियस में पाया जाता है, ये बहुत ज्यादा कंडेंस हुआ होता है, यानी जाल जैसा बनाया हुआ होता है। और ये जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता, जब सेल डिवीजन नहीं होता, जैसे ये सेल है नॉर्मल मान लो रेस्ट स्टेज में पड़ा हुआ है या ग्रोथ कर रहा है, डिवाइड नहीं करने वाला है, तो इसी को हम बोलते हैं क्रोमैटिन नेटवर्क। लेकिन जब कोई सेल डिवाइड करना स्टार्ट करता है, या मान लो एक सेल था, वो डिवाइड करके क्या होगा, 2 सेल बनाने वाला है। तो जब हम जानते हैं कि एक सेल से 2 सेल बनने के समय क्या होता है कि सबसे पहले जो न्यूक्लियस होता है, आगे पढ़ेंगे अभी हम लोग कि न्यूक्लियस होता है वो 2 भागों में बंटता है, फिर जाके एक न्यूक्लियस इसके अंदर और एक न्यूक्लियस इसके अंदर जाके साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाता है। तो इस बंटवारे के समय क्या होता है कि ये क्रोमैटिन नेटवर्क बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि इसको भी बंटना पड़ता है। तो ये क्या होता है, बहुत ही कंडेंस हो जाता है। कंडेंस का मतलब होता है संघनित हो जाता है। तो ये जो क्रोमैटिन नेटवर्क है, ये जब कंडेंस हो जाता है, कंडेंस यहां पे लिख देता हूं मैं, कंडेंसेशन होगा इसमें। कंडेंसेशन का मतलब होता है कि संघनन, ठीक है। जैसे अगर हम किसी बात करें कि जैसे हम कोई कपड़ा ले लेते हैं, ठीक है, तौलिया है हमारे यहाँ, तो तौलिया में अगर पानी अगर हमको निकालना होता तो हम क्या करते हैं, एक सिरे को किसी और को पकड़ाते हैं, दूसरे सिरे को खुद पकड़ के उसको क्या करते हैं, मोड़ना स्टार्ट करते हैं एक साइड से। तो उस समय क्या होगा, वो जो तौलिया होगा धीरे धीरे कंडेंस होता जाएगा, पास आने लगेगा, और उसमें से जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो बाहर निकलने लगते हैं। सेम वही कंडेंसेशन की प्रोसेस यहाँ पे होती है। और ये जो कंडेंसेशन होगा, तो ये जो क्रोमैटिन नेटवर्क है हमारा, ठीक है, यहाँ पे CN लिख देता हूं मैं, क्रोमैटिन नेटवर्क शॉर्ट में। तो जो क्रोमैटिन नेटवर्क है ये कंडेंस होके बनाता है क्रोमोसोम। क्या बनाएगा बच्चों, क्रोमोसोम। इसके बारे में आप बहुत ही अच्छी तरीके से जानते होंगे, बहुत बार नाम सुना होगा। हमारे अंदर 46 होते हैं, यानी 23 पेयर होते हैं हमारे पास में, 23 पेयर्स क्रोमोसोम ह्यूमंस के अंदर पाए जाते हैं।
तो 46 क्रोमोजोम हमारी सेल्स में पाए जाते हैं। ये क्रोमोजोम कहाँ से बनते हैं? जब यही क्रोमैटिन नेटवर्क सेल डिवीजन के स्टेज पे होगा, यानी सेल डिवाइड करने वाला होगा, तो ये कंडेंस होकर क्रोमोजोम में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो क्या सर क्रोमोजोम भी सेम इसी तरीके का होता है? हाँ, यही होता है क्रोमोजोम, बस अंतर इतना होता है कि ये जो होता है कंडेंस हो जाता है और इस ऐसा फॉर्मेशन। जैसे अगर मैं एक क्रोमैटिन नेटवर्क की बात करूं तो ऐसे मान लो ये हमारे पास में क्रोमैटिन नेटवर्क है, ठीक है, इस तरीके से। तो यही क्रोमैटिन नेटवर्क जब कंडेंस हो जाएगा तो इस तरीके से बनाएगा। देखो इसमें कॉइलिंग कर दूं मैं तो ये इस तरीके से हो गया, ठीक है, ऐसा। तो ये कंडेंस होके क्या करता है, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाएगा, इसी को हम बोलते हैं क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम या हिंदी में इसको गुणसूत्र भी बोलते हैं हम लोग। तो गुणसूत्र कुछ नहीं है बच्चों, ये क्रोमैटिन नेटवर्क ही होता है जो न्यूक्लियस के अंदर होता है। बस क्रोमोसोम में कन्वर्ट तब होता है जब ये सेल डिवाइड करने वाला होता है। कोई भी सेल अगर डिवाइड करने वाला है तो जितने भी क्रोमैटिन नेटवर्क होंगे सब कंडेंस होके क्रोमोसोम बना लेते हैं। तो ये है हमारा क्रोमोसोम, इसको याद रखिएगा। यही क्रोमैटिन नेटवर्क ही कंडेंस होकर गुणसूत्र या क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है। अब एक बात और आती है कि आखिर ये क्रोमोसोम बना किसका होता है? ये जो गुणसूत्र है ये किसका बनता है? तो गुणसूत्र बेटा दो चीजों से मिलकर बना होता है। चाहे क्रोमैटिन नेटवर्क कोई पूछे किनसे बना होता है, चाहे बोले क्रोमोसोम किससे बना होता है, क्योंकि दोनों एक ही चीजें हैं, बस थोड़ा सा स्ट्रक्चर में अंतर है दोनों के। स्ट्रक्चर का मतलब संरचना जो होती है इसकी थ्रेड लाइक होती है, ठीक है, थ्रेड मतलब धागे जैसी होती है, और ये और ज्यादा कंडेंस होके हमारे पास में ये इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल जो है हमारे पास में लंबे लंबे थ्रेड जैसे बन जाते हैं, और ये छोटा और मोटा हो जाता है, स्मॉल हो जाता है हमारे पास में, और थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है, चपटा जैसा। तो इसी को हम लोग क्रोमोसोम बोल देते हैं, और ये कंडेंस हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा दोनों किससे बने होते हैं। अगर कोई पूछता है क्रोमोसोम बना किसका होता है, तो क्रोमोसोम बना होता है हमारा दो चीजों से। गुणसूत्र किसके बने होते हैं? दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है डीएनए, एक क्या है? डीएनए, खूब नाम सुना होगा डीएनए का, ठीक है, एक न्यूज भी आती है डीएनए, वो नहीं, ये हमारे जो सेल्स के अंदर पाया जाता है वो है डीएनए। फुल फॉर्म है इसका डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या फुल फॉर्म है इसका बेटा? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये है डीएनए, जो कि हमारे क्रोमोसोम जो बना होता है वो डीएनए का, और एक प्रोटीन होती है, उस प्रोटीन का नाम होता है हिस्टोन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन बेटा? हिस्टोन प्रोटीन। तो दो चीजों से हमारे पास में क्या बना होता है हमारा क्रोमोसोम या गुणसूत्र? पहला डीएनए और दूसरा हिस्टोन प्रोटीन। ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन कंबाइन हो जाता है तो हमारे पास में क्रोमोसोम बन जाता है। ठीक, तो ये आपको समझ में आया होगा कि क्रोमोसोम होता क्या है। अब एक और आपको टर्म मैं बताता हूं कि ये जो डीएनए है, ठीक है, इस डीएनए का कुछ फंक्शनल पार्ट होता है। मैं यहां ऊपर लिखता हूं, डीएनए है जो, उसका कुछ फंक्शनल पार्ट, द फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए, फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड, ठीक है, कॉल्ड एज को मैं K/A लिखता हूं, कॉल्ड एज जीन। क्या है? जीन। तो जीन क्या होता है? डीएनए के कुछ फंक्शनल पार्ट होते हैं, सेगमेंट्स होते हैं, फंक्शनल सेगमेंट्स होते हैं, खंड होते हैं, जो कि प्रकार्यात्मक कर सकते हो या कार्यात्मक जो खंड होता है डीएनए का। डीएनए जैसे क्रोमोसोम का मैंने स्ट्रक्चर ऐसे बनाया, इसी तरीके से मैं अगर डीएनए को बना दूं कि भाई ये हमारा डीएनए है, ठीक है, ये हमारा डीएनए है ऐसे, तो ये डीएनए है। तो इस डीएनए का जो फंक्शनल पार्ट होगा, मान लो डीएनए का फंक्शनल पार्ट मैं तो किसी दूसरे कलर से बनाता हूं, ब्लैक कलर से आपको यहां पे दिखाता हूं कि ये डीएनए है, और इसका ये जो ब्लैक वाला पार्ट है यहां से यहां तक ये फंक्शनल है और ये नॉन फंक्शनल है। तो जो हमारा फंक्शनल पार्ट होगा ये इतना, इसी को हम बोल देते हैं क्या? जीन। तो डीएनए का जो फंक्शनल पार्ट है यही है हमारा जीन। और जीन क्या है? जीन एक हमारे पास में हेरिडेटरी मटेरियल है। डीएनए भी हेरिडेटरी मटेरियल है, और जीन भी हमारे पास क्या करता है? आनुवांशिक लक्षणों की जो भी इंफॉर्मेशन होती है सारी हमारी जीन के अंदर होती है, कि इस सेल को आगे चल के कैसे डिवाइड होना है, सेल कैसे ग्रोथ होनी है, ठीक है। यहां तक कि अगर कोई हम बात करें सेक्स क्रोमोसोम्स की, तो उसके अंदर जो जीन्स होते हैं वो ये सारी कैरेक्टर्स को भी गवर्न करते हैं, कि जो आगे चाइल्ड, न्यूबॉर्न चाइल्ड होने वाला है, उसके बालों का कलर कैसा होना है, उसके आंख का कलर कैसा होना है, तो वो सब इसी डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन होती है। इसीलिए डीएनए को जेनेटिक मटेरियल बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल का मतलब होता है कि ये
हमारे पास में एक कैरेक्टर्स को, ठीक है, किसी भी कैरेक्टर्स के इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किसी भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है ये डीएनए। इसी के अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है। और डीएनए ही नहीं, मैं बता रहा हूं डीएनए के अंदर जो उसका फंक्शनल पार्ट होता है, जिसको हम जीन यहां पे बता रहे हैं, तो ये जीन क्या करता है, उन्हीं सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखता है। तो जीन के बारे में आपको बात पता चल गई, डीएनए क्या होता है बातें पता चल गई, क्रोमोसोम क्या होता है। एक लाइन में आपसे बहुत अच्छा यहां पे लिखना चाहता हूं कि सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, ठीक है, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बेटा, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, डीएनए। और डीएनए के अंदर होता है जीन, ठीक है। शायद आपको बोर्ड पे ना दिखाई दे सामने, तो मैं थोड़ा सा नीचे लिखता हूं इधर। तो डीएनए के अंदर होता है जीन। तो ये आप थोड़ा सा सीक्वेंस इसको याद रखिएगा कि जीन कहां पे होता है। ये हमारा पूरा सेल था, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस वाला पार्ट है। न्यूक्लियस के अंदर भी ये क्रोमैटिन नेटवर्क है जो कि बाद में क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है सेल डिवीजन के समय। और यही क्रोमोसोम के अंदर, क्रोमोसोम दो चीजों से मिलकर बना होता है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। तो डीएनए के अंदर जो फंक्शनल पार्ट है डीएनए का, उसी को हम जीन बोलते हैं। और यही हमारा क्या है, हेरिडेटरी मटेरियल है, यानी कि आनुवांशिक पदार्थ होता है। चाहे आप डीएनए को बोल दें या जीन भी बोल सकते हो, जीन डीएनए का ही फंक्शनल सेगमेंट हुआ करता है। तो ज्यादातर हमारे दिमाग में बैठा होता है कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल या आनुवांशिक पदार्थ होता है। तो ये बच्चों न्यूक्लियस के बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन मैंने दे दी। पांचों पार्ट्स के बारे में मैंने बताया। क्रोमोसोम क्या होते हैं, हमारे अंदर कितने पाए जाते हैं, क्रोमोसोम किन से मिलकर बना होता है, डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए को आखिर हम क्यों जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, क्योंकि इसके पास सारी इंफॉर्मेशन हुआ करती है कि हम आगे जाके हमारी सेल कैसे ग्रोथ करने वाली है, कैसे डिवाइड करने वाली है, या यहाँ तक कि अगर कोई न्यू बॉर्न, ठीक है, न्यू बॉर्न हमारे पास में कोई बेबी है तो उसका वेट, उसका कह सकते हो कलर कैसा होना है, उसकी साइज कैसी होनी है, उसके आंखों का रंग कैसा होगा, उसके बालों का रंग कैसा होगा, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर पहले से ही इंक्लूड हुआ करती है। तो ये हो गया आपका न्यूक्लियस के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम डिस्कस करने वाले होंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। और साइटोप्लाज्म हमारा यही है, आपको दिखाई दे रहा होगा ये साइटोप्लाज्म। लेकिन साइटोप्लाज्म अकेला नहीं हुआ करता है, ठीक है, उसके पास बहुत सारे ऑर्गन्स, जैसे हमारे पास में है हमारे ऑर्गन्स, वैसे साइटोप्लाज्म के पास साइटोप्लाज्म के ऑर्गन्स होते हैं, जिसको लोग सेल ऑर्गेनल्स के नाम से भी जानते हैं। तो आगे के लेक्चर में मैं आपको डिस्कस करूंगा साइटोप्लाज्म क्या है। तब तक के लिए आप न्यूक्लियस को अच्छे तरीके से पढ़ें, जितना मैंने बताया इससे ज़्यादा आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, और इससे ज़्यादा कहीं पे आपसे कोई पूछने वाला भी नहीं है या पूछा जाने वाला भी नहीं है। बहुत है, पांचों पार्ट्स के बारे में अगर आप अलग अलग पढ़ लेते हैं, पांचों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं, तो न्यूक्लियस आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो इस लेक्चर में हमारा सेल मेम्ब्रेन मैंने इसके पहले लेक्चर में ही कंप्लीट कर दिया, न्यूक्लियस इस लेक्चर में कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर में साइटोप्लाज्म को कंप्लीट करूंगा, और साइटोप्लाज्म बहुत ही ब्रॉड है, वो एक लेक्चर नहीं, एक से ज़्यादा लेक्चर्स लेगा। तो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।